बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 1 पंजाब बोर्ड। इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारे पास नंबर सिस्टम, और आज हम इस सारे लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास सेट्स हैं, ये हमारे पास जो चार पार्ट्स दिए हैं, इसमें कौन से ऐसे सेट्स हैं जिनमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करती है, यानी कि सेटिस्फाई करती है। तो याद रखें, क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लियर प्रॉपर्टी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करें या उनको आप ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो सेट के अंदर से आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर उसके अंदर से उसका आंसर ना आए तो क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो चलिए अभी आपको करके दिखाते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है। प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप बुक से इसको जो है वो याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपको सोल्यूशन बताएंगे। ओके जी, पार्ट 1 हमारे पास है 0। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि अगर ये हमारे पास एक सेट है, हमारे पास 0। अब पहले हम इसमें चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब एडिशन आप चेक करेंगे, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0। तो जब आप 0 को ऐड करेंगे, एक ही एलिमेंट है तो 0 के साथ ही ऐड करेंगे। तो 0 को जब 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो देखें 0 जो है वो इस सेट के अंदर है, यस इस सेट के अंदर मौजूद है। इसलिए हम कहेंगे कि 0 जो ये सेट है, दिस हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। तो दूसरी बात, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेक करना है तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर 0, तो आप 0 को 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो 0 देखें इस सेट के अंदर मौजूद है, यस इसके अंदर मौजूद है। इट्स मीन के 0 यानी ये जो सेट है ये इसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास आंसर आ रहा है 0 वो इस सेट के अंदर मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर आंसर आ जाता 1 या 2 या कोई और नंबर जो कि सेट में नहीं है, तो हम कहते कि जो ये सेट है ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के अंडर। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करेंगे कि आप चेक करें कि 0 + 0, इसका आंसर आता है 0। तो अब देखें जो आंसर आया 0 वो बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? इस सेट 0 को। तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास सेट 0 है हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, हमने एडिशन को चेक कर लिया। पहले आप इसके ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं कि आप पहले एडिशन को चेक कर रहे हैं। ओके जी, अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो क्या करेंगे आप वही जो काम आपने ऊपर किया है आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे उसको, यानी कि 0 × 0। तो इसका आंसर क्या आता है 0। तो आप देखें 0 जो है वो इस सेट में मौजूद है। तो आप इसको जब सेट में मौजूद हो ना तो उसको आप कहते हैं बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा है? 0 को, यानी कि उस सेट को। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो सेट है, यानी कि ये हमारे पास जो सेट 0 है हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू को ना आप WRT इस तरह से भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है 1। तो जो काम आपने ऊपर किया है वही काम आपने यहाँ पर करना है। पहले आप लिख रहे हैं यहाँ पर एडिशन। तो अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम इसको कि 1 + 1। 1 + 1 का आंसर क्या आता है 2। तो देखिए 2 इसको बिलोंग करता है सेट को, 1 को। 2 इस सेट 1 के अंदर मौजूद है? नहीं, इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे।
तो उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि द सेट 1, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 1, डज नॉट हैव clear property with respect to एडिशन। तो चलिए आगे मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर क्या आता है 1। तो देखें ये इसमें मौजूद है, 1 जो है उस सेट में मौजूद है, तो हम इसको बोलेंगे यस, वो जो 1 है उसके अंदर मौजूद है। तो फिर क्या लिखेंगे हम कि जो सेट 1 है सेट 1 हैज़ clear property with respect to multiplication। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको क्लियर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है 0 एंड -1। तो चलिए जी, अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले 0 + 0 करें। तो 0 + 0 का आंसर आता है 0। तो देखें वो सेट में मौजूद है, तो आप यहाँ पे लिखें कि इन किस सेट में मौजूद है, 0 और -1 में। इससे ऊपर आप लिख लें कि आप जो है वो एडिशन को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने चेक कर लिया 0 + 0 का। तो अब हम क्या करते हैं कि हम 0 और -1 को चेक करते हैं, यानी कि 0 में हम प्लस करते हैं -1। तो मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ, 0 प्लस करेंगे -1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1। तो -1 उसमें मौजूद है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी जो है वो सॉल्व हो गई। तो अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 हो गया, 0 -1 हो गया। अब करेंगे -1। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, और इसमें हम ऐड करेंगे -1 को। तो -1 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -2। तो -2 इसको बिलोंग करता है? नो, ये इसको बिलोंग नहीं करता। तो जब बिलोंग नहीं करता तो इसके बाद हमने मज़ीद ऑपरेशन चेक ही नहीं करना, ठीक है। बेसिकली 0 और -1 का मतलब है कि आपने 0 0 को चेक करना है, 0 -1 को चेक करना है, -1 -1 को चेक करना है, फिर -1 0 को चेक करना है, ठीक है। तो देखें आपने 3 ऑपरेशन चेक किए, उनमें से एक ऑपरेशन गलत आ गया, पहले 2 ठीक आए, लेकिन थर्ड ऑपरेशन जो है वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि आपने यहीं पर इसको स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप करने के बाद आपने लिख देना है कि जो ये सेट है हमारे पास 0 और 1 वाला, this does not have clear property with respect to addition। तो चलिए जनाब, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं इसको। यहाँ पर आप हेडिंग दे दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पेपर में आप हेडिंग दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेपर में सिर्फ उन्होंने आपका ये सोल्यूशन चेक करना है, ये वाला, ये जो ऑपरेशंस हैं ये चेक करने हैं, इसी बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 × 0, इसका आंसर आपके पास आता है 0। तो 0 देखें उसके अंदर मौजूद है, यस 0 उस सेट के अंदर मौजूद है। किस सेट के अंदर? 0 और -1 के अंदर। पहला ऑपरेशन तो ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 × -1, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0। तो 0 इसमें मौजूद है, यस मौजूद है, ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं -1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ। तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इसमें मौजूद है? नहीं, 1 इसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दें कि 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस, ठीक है। ये जो ऊपर वाला साइन है ये वाला, इसका मतलब है कि बिलोंग्स टू।
और ये जो नीचे वाला साइन है ये वाला, इसका मतलब है कि डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका आंसर लिखते हैं। थर्ड ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इधर भी आप वही लिखेंगे कि दिस डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट जी, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1 and -1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, 1, पहले आप एडिशन लिख लें कि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं इसको। 1 + 1 करें तो आंसर आता है 2। तो 2 देखें, पहला ही जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 2 जो है वो बिलोंग नहीं करता किस सेट को, 1 और -1 को। तो देखें, हम इसी ऑपरेशन के बाद हम लिख देंगे कि द सेट 1 - 1 डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी, डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए जी, अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम कि 1 × 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 1। तो 1 इसमें मौजूद है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये इसमें मौजूद है, यानी कि पहला ऑपरेशन जो है वो आपका सेटिस्फाई हो गया। सेकंड ऑपरेशन चेक करते हैं। सेकंड ऑपरेशन में क्या आएगा, 1 × -1। तो 1 × -1 का जो आंसर है वो आपके पास आता है -1। तो -1 देखिए उसमें मौजूद है, यस -1 इसमें मौजूद है, तो हम इसमें लिखेंगे कि दिस बिलोंग्स टू 1 - 1। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चेक करेंगे -1 को -1 से। तो -1 को मल्टीप्लाई करने के -1 से, तो आंसर आ रहा है आपके पास 1। तो 1 इसको बिलोंग करता है, यस इसको बिलोंग करता है, ये ऑपरेशन भी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 1 के साथ। तो आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया 1 और -1 को, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होती है, यानी कि आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें या -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेम आंसर आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं, -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर आएगा -1 इसको बिलोंग करता है। तो देखें, चारों के चारों ऑपरेशन सेटिस्फाइड हो गए हैं। इट्स मीन के दिस हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Said this has clear property with respect to multiplication। ऑलराइट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस, लेटर्स वे आर यूज्ड रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। तो आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमने इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इससे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ की जो है वो सारी डेफिनेशंस आपको आती होनी चाहिए। आप एक बार प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें जाके। ये जो एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, उनको आप एक बार पढ़ लें। लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है और यहाँ पर कैसे यूज़ हो रही है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 1 से। ऑलराइट जी, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट है 4 + 9 = 9 + 4। देखिए, हमारे पास एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो नंबर इधर है ना यहाँ पर, और जो नंबर यहाँ पर है, वही नंबर इस साइड पर आना चाहिए, लेकिन उनकी जो है ना आप अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी कि अगर लिखा हुआ ना a + b,
तो इस तरफ आपने लिखना है बी प्लस ए, इसकी अरेंजमेंट्स को आपने रिवर्स कर देना है। लेकिन इनका जो एडिशन है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे अगर इसका आंसर हमारे पास आए, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास इसका आंसर 13 आ रहा है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 13 ही आना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी इसमें दो नंबर्स आते हैं और वो दो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं। ओके, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ पर एडिशन का साइन आ रहा है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, a प्लस 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 3/4। अच्छा, आप देखें जब तीन नंबर्स आ जाए ना, तीन नंबर्स एडिशन के साथ, तो इनको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए तीन नंबर्स हैं और वही नंबर्स आपस में रिवर्स हो रहे हैं, यानी यहाँ पर पहले दो नंबर्स ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, यहाँ पर दूसरे दो नंबर ब्रैकेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी पहले यहाँ पर ब्रैकेट है इन दो नंबर्स पर, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ख़त्म करके तो आखिरी दो नंबर्स पर ले आए हैं। तो ये बेसिकली जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इसका नाम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो भी सेम है। देखें तीन नंबर्स हैं और उनमें एडिशन आ रहा है, तो ये भी सेम प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 100 प्लस 0। अच्छा, याद रखें एक नंबर ऐसा होता है जिसको आप किसी भी नंबर में आप प्लस करें तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। यानी 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, यानी कि उसको ऐड किया 100 में तो 100 ही आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास था आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1000। तो वही सेम केस, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि ये जो है ना, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इसलिए आपने इसको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आगे आपको एग्ज़ाम्स में भी जो MCQs आते हैं उसमें यही चीज़ें आती हैं और एंट्री टेस्ट में भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। ओके जी, 4.1 प्लस माइनस 4.1। देखें एक नंबर है वो उसी के माइनस में ऐड हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 0। अच्छा, जब भी दो नंबर्स को आप ऐड करें तो उसका आंसर आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, तो ये बेसिकली होते हैं इन्वर्स, इनको कहते हैं इन्वर्स। यानी 4.1 का इन्वर्स है -4.1 और -4.1 का इन्वर्स है 4.1। तो ये बेसिकली है एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि एडिशन के अंडर ये काम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। टाइप करने का हमारा मकसद ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए कि हम क्या काम कर रहे हैं। वाइट बोर्ड पे ठीक तरह से नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसको टाइप करते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकें। ओके जी, ये देखें ये भी दो नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं। ये a-1 का मतलब है कि a प्लस -1। ठीक है, तो a प्लस माइनस है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। ऑलराइट जी, उसके बाद हमारे पास है, अच्छा आप देखिए कि जैसे हमने पढ़ा था ना ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
तो हमारे पास कम्युनिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। उसमें क्या होता है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी साइड से, तो उनका आंसर सेम आता है। जैसे आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ये है कम्युनिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए एक नंबर इस साइड पर लिखा होता है यहाँ पर, और वो ऐसे ब्रैकेट में कुछ नंबर्स के साथ जो है वो प्लस माइनस हो रहा होता है, और यहाँ पे एक्सपेंड करके आंसर दिया होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए यहाँ पे नंबर जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहीं पे देखें उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा आप देखें ये 3 नंबर्स आ गए हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में है, पहले एडिशन में थे तो हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन ये जो है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, मैथ्स वाले जो होते हैं, मैथमेटिक्स वाले, उनकी इंग्लिश हमेशा से बहुत वीक होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले 2 नंबर्स थे, यहाँ पर 3 नंबर्स आ गए हैं और यहाँ पर नंबर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लेट्स सी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 ये है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमने उन प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है जो कि इन इनइक्वालिटीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। पार्ट 1 हमारे पास है -3 इज़ लेस दैन -2, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ लेस दैन -1। अच्छा, आपने यहाँ पर ना इनइक्वालिटी जो यूज़ हो रही है, आई मीन जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इनइक्वालिटी में, आपने उसका नाम बताना है। देखें लिखा हुआ है -3 इज़ लेस दैन -2, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ लेस दैन 1। पहले तो आप ये देखेंगे -3 से 0 कैसे आता है। आपने पहले वो मेथड ढूंढना है कि -3 से 0 किस तरह से आता है। या तो आप -3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो 0 आ जाता है, या फिर आप -3 में जो है वो आप +3 कर दें तो आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा मेथड है? तो ये 2 मेन मेथड हैं कि जिस तरह से आप -3 से आप 0 ला सकते हैं। अच्छा, अब इनइक्वालिटी का रूल ये है, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी दोनों का रूल सेम है। ठीक है, रूल ये है कि जो काम आप इस तरफ करेंगे ना इनइक्वालिटी के, वही काम आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 के साथ भी। फ़र्ज़ करें कि मैं -3 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब जब -2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 है। इसका मतलब है कि जो ये प्रॉपर्टी है ना ये गलत है। ठीक है, ये नहीं हो सकती। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अगर मैं -3 में +3 करता हूँ, -3 में +3 करता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, अब -2 में अगर मैं +3 करता हूँ तो तब क्या आंसर आता है? -2 + 3, तो इसका आंसर आता है 1। ओके, ये बेसिकली ये जो बेसिक्स है ना एडिशन की कि प्लस माइनस कैसे होता है, माइनस प्लस हो तो क्या करना है, -2 + 3 हो तो क्या आंसर आना है, या -2 - 3 हो तो क्या आंसर आना है। ये ना बेसिकली हम क्लास 6 का मैथ भी पढ़ा रहे हैं, क्लास 6, 7 का, जो कि ओ लेवल्स की क्लास 6 है ऑक्सफोर्ड की, इसी चैनल के ऊपर। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। तो अगर आपकी बेसिक्स वीक है तो आप वहाँ से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उससे आपकी जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
क्योंकि ऑक्सफोर्ड का जो मैथ है उसके अंदर ये बच्चों की बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी जाती हैं ताकि बच्चे इनमें एक्सपर्ट हो जाएं। अच्छा, आप देखें ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन ये वाली सेटिस्फाई कर गई है। इट्स मीन कि आपने दोनों तरफ जो है वो +3 करना है। अच्छा, आप देखें आपने ऑपरेशन क्या किया है, +3, ठीक है। तो ये देखें प्लस क्या चीज़ है, प्लस का मतलब है कि ऐड, यानी कि जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारा रफ वर्क है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ पर इस वीडियो में इसको नोट कर लेना है, ठीक है। और ये पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट्स बनाने के लिए। जब आप एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिससे आपका वो माइंड चेक करें कि आपने जो है वो रट्टा लगा के एफएससी पास की है या आपने समझा भी है इसको। तो इसलिए आप समझ कर पास करें तो इसमें आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और ये सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए जी, -5 और उसके बाद है -5 इज़ लेस दैन -4। सबसे पहले आप ये देखें, आप ये चेक करें कि -5 से 20 कैसे आता है, ठीक है। तो -5 से 20 कैसे आएगा, या तो आप करें -5 और +25, -5 + 25 करें तो आपके पास आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। और क्या तरीका है, आप -5 को आप मल्टीप्लाई करें -4 के साथ, ठीक है, तो फिर भी आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मेथड से आ जाएगा। तो लेकिन अब आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें पहला मेथड आप यूज़ करते हैं -5 + 25, तो फिर आपने यही काम करना है, यानी +25 आपने करना है 4 के साथ भी। तो जब आप 25 -4 + 25 करेंगे, -4 + 25 करेंगे तो इसका आंसर तो आपके पास आ जाएगा 21। तो यहाँ पर तो 16 है, तो ये तो गलत हो गया, पहला मेथड गलत है, ठीक है। ये सारे को काट दें, ये सारा मेथड गलत है। अब दूसरा मेथड चेक करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप -5 को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ, ठीक है। तो 5 4 आ जाएगा आपके पास 20, ठीक हो गया। तो अब आप करें -4 को भी आप मल्टीप्लाई करें -4 के साथ, यानी कि -4 मल्टीप्लाई -4। जब ये करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 4 4 16, तो 16 आपके पास आंसर आ जाएगा और 16 वहाँ पर भी है। तो ये मेथड आपका ठीक हो गया, ओके। तो आपने क्या किया है, कौन सा काम आपने यहाँ पर किया है, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बस आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसके आंसर में लिख दें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 1 इज़ ग्रेटर दैन -1, दिस इम्प्लाइज -3 इज़ ग्रेटर दैन -5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले देखें कि 1 से जो है वो -3 कैसे कैसे आ सकता है। पहला काम, 1 को जब आप मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो आपके पास आता है -3, ठीक है। दूसरा काम, 1 में जो है आप अगर ऐड करें, 1 में आप ऐड करें -4 तो उससे आपका आंसर आ जाता है -3, ठीक है। तो अब पहला ऑपरेशन अगर आप करें कि 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आपको -1 को भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं -1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो इसका आंसर है ना वो आंसर आपके पास आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर तो 5 है। तो ये पहला वाला ऑपरेशन जो है ना ये तो गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरे को चेक करते हैं। अगर आप 1 में -4 प्लस करें तो आंसर आता है -3। तो लेकिन अगर आप -1 में -4 प्लस करें फिर क्या आता है, -1 -4। तो इसका आंसर आता है आपके पास -5। तो ये ठीक हो गया, यहाँ पर भी -5 है। इट्स मीन कि ये वाला ऑपरेशन सक्सेसफुल है। तो ये कौन सा ऑपरेशन है, ये है एडिशन का। तो आपने यहाँ पर लिख देना है प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हमारे पास है a इज़ लेस दैन 0, दिस इम्प्लाइज माइनस a इज़ ग्रेटर दैन 0। अच्छा, एक चीज़ याद रखें इनइक्वालिटीज़ के अंदर कि जब भी आप जो है वो किसी भी नंबर को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इस साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना ये ऑपोजिट हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो अब देखें यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है कि a से माइनस ए कैसे आता है, आप a को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आ जाएगा -a। तो जब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क क्या पड़ा, ठीक है, इस सारे को -1 से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क क्या पड़ा कि जो इक्वलिटी का साइन था ना ये ऑपोजिट हो गया। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है a इज़ ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज 1/a इज़ लेस देन 1/b। तो देखें a इज़ ग्रेटर देन b को आप ऐसे लिख सकते हैं a/1 इज़ ग्रेटर देन b/1। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, b को इस तरफ ले आएं और इस a को इस तरफ ले आएं। तो यहाँ पर b को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 1/b इज़ ग्रेटर देन a को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 1/a। तो देखिए 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a, तो ये आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ओके, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि आपने किस तरह से किया है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है a इज़ ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज -a इज़ लेस देन -b। तो वही पहले वाला काम कि a से -a कैसे आएगा, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -a और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -b। लेकिन होगा क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये ग्रेटर देन का साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन के साइन में। तो इसमें भी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। ये एडिशन के रूल्स हैं, हमने बेसिकली इनको प्रूव करना है। तो जब भी आपने इनको प्रूव करना है तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को ज्यूम करना है तो उसका आंसर आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को LHS भी लिखते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है a/c प्लस b/c, इसको आप ज्यूम कर लें। ठीक है, अच्छा आप देखें हमने यहाँ पे c को अलग करना है क्योंकि आप देखें राइट हैंड साइड में c अलग आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के नीचे c है और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक c आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो आप क्या करें, आप c को अलग कर दें, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1/c प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई 1/c। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें कि आप इस पर जो है ना वो बेसिकली लॉ लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो कैसे लगेगा कि देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, अगर आप लॉ को लिखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो वो क्या होता है कि a इंटू b प्लस c। तो ये क्या आ जाता है a इंटू b प्लस a इंटू c। ठीक है, अच्छा देखें अगर ये फॉर्म आपके पास हो तो इसको आप वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये वाली शक्ल हमारे पास आ रही है, इससे हम वापस इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। बस यही काम हमने करना है इसमें। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि a प्लस b जो है वो कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, और 1/c जो है वो अलग हो जाएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ओवर सी। तो देखें इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसके आगे आपने इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है, वो आप लिख दें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको भी ब्रैकेट में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, या आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके जी, तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से जब इसका जो राइट हैंड साइड का जो आंसर है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन में जो शेप है वही शेप आपके पास आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि a प्लस बी ओवर सी आ जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो नीचे आप लिख दें कि क्वेश्चन में क्या आता है कि प्रूव द फॉलोइंग, तो नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ओके जी, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या है कि a ओवर बी प्लस सी ओवर डी, इसको आपने लेकर आना है ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, इसके इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पर आप लिखें कि वी अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप अज्यूम की जगह टेक भी ले सकते हैं, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी आप लिखते हैं इसमें कोई गलती नहीं है। आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ओके जी, ये देखें हमने इसको अज्यूम कर लिया। अच्छा, आप देखें हमने यहाँ पर जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है ना, वो है हमने राइट हैंड साइड पर डी और बी इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। यानी डी और बी हमने कंबाइन करना है, डी कंबाइन करना है ए के साथ और हमने बी कंबाइन करना है सी के साथ। अच्छा, डी आपने ए के साथ कंबाइन करना है, तो आप क्या करें कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओवर बी मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप ना इसको, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि सी ओवर डी मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा कि अब आपने ये जो 1 है ना, 1 देखें ए के साथ हमने कंबाइन करना है डी को, तो 1 को हम इस शेप पे लिख सकते हैं, डी मल्टीप्लाई 1 ओवर डी। जब वो कैंसिल होगा तो दोबारा से फिर वही 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमने सी के साथ बी को कंबाइन करना है, तो हम इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी, ओके। अच्छा, आप हर स्टेप में ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी, इसको साथ लिख सकते हैं, लेकिन इसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, लेकिन दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है, जैसे भी आप चाहें आप लिख लें इसको। अच्छा देखें, अब आपने क्या करना है कि ये जो डी है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, इस बी को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास बी ओवर बी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं आप आगे। अच्छा, हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ए को डी से कंबाइन करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। ए ओवर बी को आप डी ओवर डी से मल्टीप्लाई करें, ऊपर आ जाएगा ए डी, नीचे आ जाएगा बी डी। और यहाँ पर आप क्या करें कि सी ओवर डी को आप बी इंटू बी ओवर बी से मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो सी मल्टीप्लाई बी आ जाएगा सी बी ओवर डी मल्टीप्लाई बी आ जाएगा डी बी। तो यहाँ से इसको हम ख़त्म कर दें। ऑलराइट, तो अब देखें, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बी डी को अलग करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि सी बी, क्वेश्चन में बी सी है ना, तो आप यहाँ पर बी सी लिख लें।
बी सी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी। ओके हमारे पास ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इस पे लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम ए डी और बी सी को प्लस कर लेते हैं, ए डी प्लस बी सी इनको प्लस कर लेते हैं, और 1 ओवर बी डी जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। ओके इस तरह से आ जाएगा आपके पास ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि आप जो है ना इसको 1 ओवर बी डी को आप इसको मल्टीप्लाई कर दें ए डी प्लस बी सी के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी डी। ओके जी, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी कि आपका आंसर आ गया है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, प्रूव दैट -7 over 12 minus 5 over 18 is equal to -21 minus 10 over 36। तो चलें जनाब अभी इसको प्रूव करते हैं। तो वही काम जो आपने ऊपर किया है वही यहाँ पर करें। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, उससे पहले आप लिख लें कि वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब देखिए -7 over 12 है, -5 over 18 है, तो आपने इसको बनाना है बेसिकली 36। तो आप क्या करें कि -7 over 12 मल्टीप्लाई 1 करें इसको, यहाँ आ जाएगा -7 over 12 मल्टीप्लाई 1, और फिर माइनस उसके बाद आएगा 5 over 18, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। अच्छा आप देखें, आपने ये जो 1 है ना इसको इस तरह से अरेंज करना है कि जो 12 है ना वो 36 बन जाए। 12 कैसे 36 बनेगा? 12 36 बनेगा जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो आप क्या करेंगे, 1 को आप इस तरह से लिखें 3 मल्टीप्लाई 1 over 3, ठीक है। अच्छा अब इस 1 को आपने इस तरह से अरेंज करना है कि जो 18 है ना वो 36 बन जाए। तो 18 कैसे 36 बनेगा? जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 over 2। ओके जी, अब देखें ये जो है 3 मल्टीप्लाई 1 over 3, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 3 over 3, और यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई 1 over 2, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 2 over 2। कुछ बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि ये करना क्यों है, तो ये हमारे पास मजबूरी है, क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने इन रूल्स को यूज़ करना है। कुछ बच्चे कहते हैं वाई, तो वाई एक बहुत ही जो है वो ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब जो है वो देना बहुत मुश्किल है। अच्छा तो अब क्या करें हम कि ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 7 आ जाएगा 21, और 12 3 आ जाएगा 36, और ये 3 over 3 यहाँ से ख़त्म होकर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 over 2 भी ख़त्म होकर यहाँ से 5 over 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 5 2 10, और नीचे 18 2 आ जाएगा 36। ऑलराइट जी, अब आप क्या करें कि यहाँ पर देखें कि आपके पास आ रहा है -21 over 36 और -10 over 36। तो अब आप क्या करें कि आप यहाँ पर अप्लाई कर दें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके लिए आप पहले 36 को अलग करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि -21 -21 और इसको हम कर देते हैं 1 over 36, और इसको कर देते हैं -10
और उसके आगे लिख देते हैं 1/36। ओके जी, अब यहाँ पर अप्लाई कर दें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -21 -10, -21 -10 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/36। तो यहाँ से ये सारा ख़त्म हो जाएगा और इसके आगे आप लिख दें कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके जी, अब आप क्या करें कि आप जो है वो -21 -10 को 1/36 से आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसके नीचे आपके पास आ जाएगा 36, क्योंकि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 ये है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इसमें हमने करना क्या है कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन जो भी हम स्टेप करेंगे उसके साथ हमने लिखना है, हमने बताना है कि हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया। तो आप रूल भी लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने बुक में लिखा हुआ है ए बी की शेप में a/b या a/b इज इक्वल टू a/b इंटू 1, इस तरह से। या आप सिर्फ रूल का नाम भी लिख सकते हैं, जो आपको ईजी है वो आप लिख दें, लेकिन रूल का नाम लिख दें वो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 + 16/4। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 4 है उसको हम अलग कर लेते हैं और जो 4 + 16 है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो 1/4 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा टाइम्स, और साथ ही हम इसके लिख देंगे 4 + 16। यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 4 + 16, 16 ऑफ x। ओके जी, लेकिन पहले जो आपने काम किया है उसके आगे आपने उसका रूल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रूल लिख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, अच्छा देखें तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम ना ये साइन इसको ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ इज इक्वल टू को आगे लेके चलते हैं। एक ही बात है, पहले भी आपसे कहा है कि आप जो लेफ़्ट साइड पे लिखा है 4 + 16/16x/4 उसको साथ साथ लेके चलते हैं हर स्टेप में, तब भी ठीक है, या आप उसके बगैर भी इसको लिखते हैं तब भी ठीक है। ओके, अब आप क्या करें कि यहाँ पे देखें, हमने ना 4 और 16 में से कुछ कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम पहले उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए 4 को हम जैसे सेपरेट करेंगे ना, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं 4 × 1, और जो 16x है उसको हम कर सकते हैं 4 × 4x। ओके, अच्छा अब देखें जो हमने यहाँ पर रूल यूज़ किया, हमने यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ किया है, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी का रूल यूज़ किया है, क्योंकि ये जो 4 और 4x है ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन तो है ऑब्वियसली यहाँ पर है, लेकिन जो मेन रूल यूज़ हुआ है वो है आइडेंटिटी रूल 4 × 1, यानी कि हमने 4 को 4 × 1 लिखा है। तो आप यहाँ पे लिखें आइडेंटिटी रूल या लिखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे आपके यहाँ से ना आप कॉमन ले लें इनको। कॉमन इस तरह से लेंगे कि हमारे पास जो 4 है वो बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 4 और उसके आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से भी 4 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 4x। और जो यहाँ पर हम जो रूल यूज़ करेंगे वो बेसिकली क्या आएगा हमारे पास कि हमने 4 को सेपरेट किया है
और 1 + 4x को अलग किया। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है ओवर एडिशन। तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लें, दोनों ही सेम है, एक ही बात है। ओके जी, अब क्या करते हैं हम कि अब हम ना ये 4 और 1/4 को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर इनकी जगह पर आ जाएगा बेसिकली 1, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं ना 4 × 1/4, तो हमने 1/4 × 4 को 4 की बजाय हमने 1 लिख दिया वहाँ पर। तो ये बेसिकली वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, तो अब देखें 1 को जब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वही आंसर आ जाता है, और इस रूल को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी हमने वही काम कर रहे हैं कि जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 + 4x। तो उसको आप ब्रैकेट के बगैर भी ले सकते हैं। तो इस सारे का आंसर आ जाएगा 1 + 4x। तो जो रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आंसर आ जाता है। थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया है, उसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। और रेड जी, ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना था और हमने हर स्टेप के साथ रूल लिखना है, बस यही इसमें काम है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दोबारा बता दूँ कि देखें ये जो है ये नंबर है, ये बेसिकली इसके इक्वल है, ठीक है। और आगे हम इसी = को यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ये = इधर आ गया, फिर आगे ये = सबके साथ आता जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ऊपर कोई और स्टेप किया है, नीचे कोई और स्टेप किया है। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें भी आप पहले क्या काम करेंगे, पहले आप इसमें इंट्रोड्यूस करवा दें 1। तो 1 इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो बेसिकली होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कैसे करवाते हैं इंट्रोड्यूस, अभी बताते हैं आपको। जो आ रहा है ना ऊपर 1/4, यहाँ से आप शुरू करें तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। फिर उसके आगे आ रहा है 1/5, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। फिर नीचे आ रहा है 1/4, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। और फिर आ रहा है -1/5, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। तो हमने मल्टीप्लाई किया है, 1 के साथ किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो रूल हमने यूज़ किया है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके जी, अब ये = के आगे वाला जो पार्ट है ना, इसको हम नीचे लेकर चलते हैं, इसी को आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके जी, अब क्या करना है आपने कि देखें हमारे पास जो है 4 और 5 है। जैसे लास्ट क्वेश्चंस जो हमने किए थे उनमें B और D आ रहा था। तो जब 4 है उसको हम रिप्लेस करेंगे 5 के साथ। कैसे रिप्लेस करेंगे कि इसके आगे जो लिखा हुआ है ना 1, इसको हम बना देते हैं 5 × 1/5, ठीक है। और ये जो 1 है इसको हम बना देते हैं 4 × 1/4। यहाँ पर बेसिकली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 4 × 1/4 को आप कैंसिल करेंगे तो वो दोबारा से आ जाएगा आपके पास 1। ओके, अब जो नीचे आ रहा है 1/4 के साथ 1, इसको भी आप बना दें 5 × 1/5। और उसके बाद जो आपके पास आ रहा है 1/5 के साथ 1, इसको भी आप बना दें 4 × 1/4। और इसके आगे देखिए जो ऑपरेशन यहाँ पर आपने किया है उसके आगे आपने रूल लिखना है। हमने इस स्टेप में ऑपरेशन किया ना, तो अब इसके आगे हम रूल लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। अच्छा देखिए 5 जो है 5/5 इसको हम लिख सकते हैं, 5 × 1/5 को हम लिख सकते हैं 5/5, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया। और ये 5 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 4/4 और ये 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नीचे लिख देते हैं जी 5/5, ये 5 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ लिखते हैं 4/4 और ये 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ओके जी, तो अब देखें ये बेसिकली हमने जो काम किया है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, या आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल लिख लें या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख लें, दोनों ही सेम है। ओके जी, ये यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 के साथ, और इसी तरह से 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 के साथ। यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपने हर जगह पर इनको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 के साथ तो आ जाएगा 5, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आ जाएगा 20, और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा 4, 5 सा आ जाएगा 20, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20। ऑलराइट, ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो यहाँ पर हमने ना बेसिकली फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया, तो बुक में इसका नाम लिखा हुआ है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, तो आप इसको वैसे लिखते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ओके जी, अब क्या करते हैं अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से नीचे लिख लेते हैं। अच्छा 5/20 आ गया। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो 20 है ना उसको हम अलग से लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 5 × 1/20। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली 4 × 1/20, यहाँ पर आ जाएगा 5 × 1/20, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 1/20। जिस स्पीड से आप लोग कॉपी पे लिखते हैं उसी स्पीड से मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ। तो अगर आप फिर भी इस काम को अप्रिशिएट ना करें तो बहुत अफसोस की बात है। इसलिए आप हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट किया करें, हमारे चैनल को लाइक किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये सारा काम हम आपके लिए कर रहे हैं, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जी, यहाँ पर हमने जो बेसिकली इसको हमने अलग किया ना, तो ये हमने अलग किया मल्टीप्लिकेशन के रूल से। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है, हाँ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 5 और 4 है इसको हम कंबाइन कर देंगे, 5 + 4, और उसके बाद आ जाएगा 1/20। और ये यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर 5 - 4 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/20। और यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इधर आप लिख दें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो अब क्या करेंगे हम जनाब, अब 1/20 और 1/20 को हम ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, और जो कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा वो लिखेंगे और साथ ही हम उसका रूल लिख देंगे।
कैंसिल करेंगे तो 1/20 यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा और 1/20 यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे आप लिखते हैं कि बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैंसिलेशन रूल यूज़ किया है। कैंसिलेशन रूल लिख लें, कैंसिलेशन लॉ लिख लें, सब सेम है। रट्टा ना लगाया करें, चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। एफएससी के पेपर जो लोग चेक करते हैं वो रट्टा सिस्टम की बेस पर नहीं चेक करते, ओके, वो आपके स्टेप्स चेक करते हैं जो आपने वहाँ पे किए होते हैं, इसलिए क्रिएटिव काम किया करें। ओके जी, ये देखें 5 + 4 का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 9 और 5 - 4 का आंसर आ जाएगा 1, तो 9/1। तो यहाँ पर हमने जो रूल यूज़ किया है वो हमने रूल यूज़ किया है एडिशन रूल। ओके, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 9, तो यहाँ पर आप लिख लें 9। और राइट जी, ये आपके पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। चलती हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसकी शक्ल बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आसान होगा। इन दोनों पार्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट के बाद हम फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ये जो हम काम करते हैं आप इसको हमारे साथ साथ जो है वो अपनी कॉपीज़ पर हल किया करें, साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, ताकि साथ प्रैक्टिस होगी तो आप ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी। अगर आप इसको छोड़ देंगे कि मैं बाद में कर लूँगा तो फिर आपको ये सारा भूल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो सारा प्रैक्टिस का नाम है। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसके उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। यहाँ पर भी आपने वही काम करना है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर 1 को, तो जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 1, इसको भी कर देंगे। उसके बाद करेंगे C/D को, फिर करेंगे A/B को, फिर करेंगे C/D को। और इसका जो रूल हमने यूज़ किया है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलें जी, अब यहाँ से आगे वाला पोर्शन ले लें आप, और इस पर आप सारे काम, सारे ऑपरेशंस इस पर आप अप्लाई करते जाएं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, बेसिकली 1 को आपने चेंज करना है। जहाँ पर B आ रहा है ना, B जैसे ये आ रहा है आपके पास A/B पहले वाला, उसके साथ जो 1 आ रहा है उसको आप D बना दें, क्योंकि आपने बेसिकली इसको BD की शेप में लेकर आना है। तो ये आ जाएगा D मल्टीप्लाई 1/1/D, और जो यहाँ पर है 1 इसको आप बना दें B, तो ये आपके पास आ जाएगा B मल्टीप्लाई 1/B। ये जो 1 है इसको आप बना दें D मल्टीप्लाई 1/D, क्योंकि B के साथ आ रहा है। ये जो आ रहा है 1 इसको आप बना दें B मल्टीप्लाई 1/B। कम ऑन, ऑल राइट जी, ये आपके पास जो है इसको हमने 1 को रिप्लेस कर दिया। तो जो हमने 1 को रिप्लेस किया है बेसिकली इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसके आगे आप लिखते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके जी, अब क्या करेंगे अब हम D/D करेंगे, वेरी इजी स्टेप जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, और B/B करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपके पास D/D, और ये D यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसको आप ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, उस तरह से लिख लें, इस तरह से ज़्यादा इजी होगा। ये भी D/D आ जाएगा, और जो ये नीचे वाला है ये भी आ जाएगा D/D। फिर ये जो आपके पास है ये बेसिकली बन जाएगा B/B। ओके, ये सारा आ जाएगा B/B, और जो नीचे है सारा B मल्टीप्लाई 1/B, ये भी आ जाएगा B/B। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखें हमने क्या काम किया है, हमने बेसिकली जो इनको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है।
तो यहाँ पर आप लिख लें कि मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, ऑलराइट जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ए डी, नीचे आ जाएगा बी डी। ओके, और उसके बाद उसके आगे आपके पास आ जाएगा सी बी, और नीचे आ जाएगा डी बी। डी बी कर लें या बी डी कर लें, एक ही बात है, इधर बी डी कर लें और इधर आप बी सी कर लें। ठीक है, और ये जो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर दिया उसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। आप पहले स्टेप पूरा देख लिया करें, उसके बाद जो है वो आप अपनी कॉपी पे किया करें। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा ए डी ओवर बी डी, तो इसी को हम नीचे लिख लेते हैं, ए डी ओवर बी डी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी सी ओवर बी डी, बी सी ओवर बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो काम किया है वो क्या किया है कि हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है। तो जो नाम बुक में लिखा हुआ है वो है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, वही नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके जी, अब क्या करने के हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बी डी को अलग करेंगे। तो उसका तरीका क्या है कि 1 ओवर बी डी कर दें इसको, और ये जो ए डी है ना इसको आप साइड पे लिख दें, ए डी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी। ठीक है, और इसी तरह से आप हर स्टेप के साथ आप इसको लिख दें 1 ओवर बी डी। यहाँ पर आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी, इधर आ जाएगा आपके पास ए डी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी, इधर आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी। ओके, तो यहाँ पर जो हमने रूल यूज़ किया है बेसिकली वो कौन सा रूल है, बी डी मल्टीप्लाई 1 ओवर, ये सिंपल रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो आप यहाँ पर लिख लें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके जी, अब आप यहाँ पर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे लगाएंगे आप इसको, आप ए डी और बी सी को अलग कर लें, यानी कि आप ए डी प्लस बी सी कर लें, और साथ में जो 1 ओवर बी डी है उसको आप अलग से लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 ओवर बी डी, और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास ए डी माइनस बी सी, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 ओवर बी डी। ऑलराइट जी, ये हमने यहाँ पर इस स्टेप को कंप्लीट कर दिया, और ये जो काम हमने किया है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हमने अप्लाई किया है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किसी में स्पेलिंग कैपिटल लिख रहे हैं, किसी में स्मॉल लिख रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन आप लोग जो है ना वो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा करें, बाकी स्मॉल लिखा करें, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, इस तरह से। ओके, तो अब होगा जी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो कैंसिलेशन कर देते हैं। तो कैंसिलेशन करेंगे तो 1 ओवर बी डी यहाँ से कैंसिल, और 1 ओवर बी डी यहाँ से कैंसिल, और इसके आगे आप लिख दें कैंसिलेशन लॉ। मुझे तो सबसे अच्छा ये लॉ लगता है, कैंसिलेशन लॉ। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैंसिलेशन लॉ जो है वो इतना अच्छा लॉ नहीं है, क्योंकि इसमें आप कैंसिल करते हैं, तो लेकिन बस जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। दिस इज़ माई फेवरेट स्टेप, कैंसिलेशन लॉ। ओके, आपका क्या फेवरेट स्टेप है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, कि आपको मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है मैथमेटिक्स में,
और जस्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, कैंसिलेशन ला के बाद आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। तो लेट मी चेक फ्रॉम बुक। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है AD + BC ओवर AD - BC। ठीक है, उन्होंने ब्रैकेट के बगैर लिखा हुआ है, तो हम भी नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट के बगैर लिख देते हैं। आफ्टर ऑल बुक के साथ हमारा आंसर मैच तो करना चाहिए ना। तो ये आ गया आपके पास AD - BC और ऊपर AD + BC। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है फोर्थ पार्ट। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि फाइनली एक्सरसाइज हम ख़त्म कर रहे हैं। और ये इस बुक का पहला लेक्चर है आज, और पहले लेक्चर में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है। तो अगर आपको लर्निंग हुई हो, अच्छी लर्निंग हुई हो, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा इस एक्सरसाइज से। मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि आपको इस तरह का सलूशन प्रोवाइड करें जो कि आप अगर स्लो लर्नर भी हैं, आप वीक स्टूडेंट हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते या आपके 10th क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप FSC से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि आपको इस तरह से समझाएं कि आपकी घबराहट दूर हो जाए, यानी आप इसको बिल्कुल आसानी से समझें। तो आगे बस दुआ दें दुआ करें अपने लिए भी, अल्लाह ताला आपके इल्म में भी इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला हमारे इल्म में भी इजाफ़ा करे। अच्छा जी, ये वही काम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवानी है, तो ये लिख दिया ×1 और यहाँ पर भी लिख दिया ×1। ओके, तो इसके अलावा जो नीचे है यहाँ पर 1 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है। चलें इसको सोचते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसका। तो ये जो हमने काम किया है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम यहाँ पर पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं, और जो बार बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बस इन टच रहा करें आप। ओके जी, तो अब क्या करते हैं हम कि देखें 1/a है ना, तो 1/a के साथ जो 1 आ रहा है उसको हमने b बनाना है। तो b बनाने के लिए हम यहाँ पर b इंट्रोड्यूस कराएंगे। b इंट्रोड्यूस कराने के लिए इसको बोलेंगे हम कि 1 को बना देते हैं b × 1/b, और इस जो 1 है इसको हम बना देते हैं a मल्टीप्लाई 1/a। ओके, और जो ये 1/a × 1/b है इसको हम प्रोडक्ट इसकी ख़त्म कर देते हैं और इसको हम जो है वो a b बना देते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/ab जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर कौन कौन से काम किए हैं। एक तो हमने जो किया है वो है पहले न्यूमरेटर का स्टेप लिख लें, फिर डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है फ्रैक्शंस के लिए, और न्यूमरेटर में हमने जो काम किया है वो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड, ठीक है, एंड 2 स्टेप यूज़ करें तो दोनों को आपने लिखना है। जो डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, हमने वहाँ पे रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस हमने इसको यूज़ किया है। इसको एक ही लाइन में ले आते हैं तो ताकि थोड़ा सा जो है वो इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा इसको यहाँ से मज़ीद छोटा करना पड़ेगा। ओके जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। कोशिश किया करें कि आप जब पेपर में भी काम करें तो जो भी रूल आपने लिखना है वो आपका एक ही लाइन में हो। जब वो आपकी चीज़ें एक लाइन की चीज़ें दूसरी लाइन में आ रही होती हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस बच्चे ने क्या किया हुआ है। फिर जो पेपर चेक करते हैं उनको अपने पैसों की भी फिक्र होती है कि हमने जो है वो 1 घंटे में हमने तकरीबन 50 पेपर चेक करने हैं। तो जब 50 पेपर 1 घंटे में चेक करेंगे तो फिर वो आपका पेपर कैसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए आप पेपर में ना क्लियर चीज़ें लिख के आया करें। क्लियर मीन्स के जो कि एग्जैक्ट हों,
जो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, जो देखे और टिक करके बोले कि बस इस बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 है। इस तरह के काम करके आया करें पेपर। ओके जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, ये दोनों रूल हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं अब आगे। अच्छा, अब क्या करें कि जो b ओवर b है इसको आप कंबाइन कर लें, इसको लिख लें b ओवर b, और ये जो आगे वाले हैं मल्टीप्लिकेशन b, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन से बाहर, ब्रैकेट से बाहर ले आएं, और इसी तरह से यहाँ पर आप लिख लें a ओवर a। ओके, a ओवर a आ जाएगा और b ओवर b आ जाएगा। ये बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेटिव रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया। अच्छा, और यहाँ पर देखें जो नीचे आपके पास 1 आ रहा है, इसको आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि आप इसको ना ए बी की फॉर्म में लिख दें। देखें ए बी मल्टीप्लाई 1 ओवर ए बी, ठीक है। ए बी की फॉर्म में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना इस तरह से हमारे पास वो बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा। ओके, और ये जो आगे आ रहा है ना 1 ओवर ए बी, इसको आप आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दें 1, यहाँ पर आप आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवा दें 1 मल्टीप्लाई दिस। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ पर कौन कौन से स्टेप यूज़ किए हैं। एक तो हमने जो है वो डिनोमिनेटर में हमने यूज़ किया, पहले न्यूमरेटर को चेक करें, वहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की है। तो मल्टीप्लिकेटिव रूल एंड, अच्छा अब डिनोमिनेटर में आ जाएं, वहाँ पर जो पहला स्टेप किया आपने ए बी मल्टीप्लाई 1 ओवर ए बी, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड, ठीक है। एंड का मतलब है कि जो जो रूल्स आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं, फिर उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस कराई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो आपने 1 लिखा है ना, 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर ए बी, वो जो 1 आपने लिखना है वो लिखा है, वो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। अब मैं इसको जो जिसका जो साइज़ है वो मैं छोटा करने वाला हूँ, फिर ये पता नहीं आपको नज़र भी आएगा ना। लो मेरे भाई, ये देखो मैंने इसको बिल्कुल छोटा साइज़ करके तो एक लाइन में इसको लिया। ओके जी, अब देखें, अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ से जो है वो न्यूमरेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा बी ओवर ए बी, यहाँ पर आ जाएगा b, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा फ्रैक्शन के नीचे ए बी, और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इधर आ जाएगा आपके पास a, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b आता है, लेकिन आप उसको a भी लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो ये हमने यूज़ किया है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे देखें, जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, आप पहले इसको ब्रैकेट में लिख लें, ये जो नेक्स्ट आपने लिखा है इसको ब्रैकेट में लिख लें, तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं क्या किया। अच्छा जी, आप देखें, हमने सिर्फ न्यूमरेटर के स्टेप को लिखना है। वो हमने क्या किया है कि रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो देखने से ना आपकी जो है ना, आपको पता है कि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि किसी भी चीज़ को देखने से ना आपको 80% लर्निंग होती है। यानी अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे ना, तो आप सिर्फ उस क्वेश्चन की वीडियो देख लें तो समझे आपको 80% वो क्वेश्चन आ गया। उसके बाद जब उसको सॉल्व करेंगे आप पेपर से, पेन से, आप पेन पेपर पे सॉल्व करेंगे जब खुद से, तो वो आपको 100% आ जाएगा। इसलिए हमारी वीडियोस को आप ध्यान से देखा करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके जी, तो आप देखें, अच्छा ये हमने यूज़ किया रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। अब जो डिनोमिनेटर में है ना, वहाँ पर आप
क्या करें कि इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली ए बी -1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/AB, ठीक है, AB -1 मल्टीप्लाई 1/AB। यहाँ पर हमने अप्लाई किया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सब में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब और देखें कि न्यूमरेटर में हम कोई काम कर सकते हैं, B/AB माइनस A/AB, इसमें से क्या हो सकता है। हम यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 1/AB है ना उसको हम अलग से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा B मल्टीप्लाई 1/AB, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास A मल्टीप्लाई 1/AB। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो है वो एक्सपेंड कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने न्यूमरेटर में क्या किया है कि मल्टीप्लिकेटिव रूल, एंड डिनोमिनेटर में क्या किया है हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैं इसका साइज छोटा करने वाला हूँ। ओके जी, अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा B -A, ओके, B -A और मल्टीप्लाई 1/B, तो बस बाकी सारा फिनिश हो जाएगा। B -A मल्टीप्लाई 1/B, ये हमने अप्लाई किया है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगेन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिनोमिनेटर में भी आ गया AB -1 मल्टीप्लाई 1/B। यस, नेक्स्ट स्टेप में होगी कैंसिलेशन, माय फेवरेट स्टेप, माय फेवरेट स्टेप इज कमिंग अप। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब हमने किया क्या है यहाँ पे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस। और यहाँ पर हम इनको काट देंगे और काटने के बाद इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। हम काटेंगे तो 1/AB के साथ कट जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा B -A। न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास B -A और डिनोमिनेटर में आ जाएगा AB -1, तो ये आ जाएगा B -A/AB -1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जनाब, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ में शेयर करें, अपने दोस्तों में, सब में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।